नमस्कार दोस्तों, गौतम आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पॉलिटी की एक एमसीक्यू सीरीज जो आज से स्टार्ट होगी और भिन्न भिन्न पार्टों में हम संपूर्ण पॉलिटी को कवर करेंगे और ये आपके आने वाले प्रीलिम्स में काफ़ी मददगार होगी। तो आप बने रहिए और अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप देखेंगे, भारत की संविधान सभा के निम्न सदस्यों में से कौन मध्य प्रदेश से नहीं थे। प्रश्न है मध्य प्रदेश से नहीं थे, तो आपको नहीं वर्ड को अंडरलाइन करना है या गोले के अंदर रख लेना है, जिससे आप वहां पर ये सिली मिस्टेक्स ना करें। तो पहला है सरदार बलदेव सिंह, दूसरा ऑप्शन है रविशंकर शुक्ल, नंबर 3 हरि सिंह गौर, ये गौर नहीं गौर है, भगवंत राम मंडलोई, सेठ गोविंददास, अवधेश प्रताप सिंह। तो हम देखते हैं, माननीय श्री रविशंकर शुक्ल जी ये हमारी संविधान सभा में मध्य प्रदेश से सदस्य थे। हरि सिंह गौर जी संविधान सभा में सदस्य थे। भगवंत राम मंडलोई जी संविधान सभा में सदस्य थे। सेठ गोविंददास जी संविधान सभा में सदस्य थे। और हम देखते हैं अवधेश प्रताप सिंह जी, ये कहां से संबंध रखते थे, ये रीवा से संबंध रखते थे। तो अवधेश प्रताप सिंह जी ये हमारी संविधान सभा में सदस्य नहीं थे। और सरदार बलदेव सिंह जी ये भी नहीं थे। तो ऑप्शन जिसमें होगा 1 एंड 6, तो कहां मिल रहा है, ऑप्शन सी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो यहां पे पूछा गया है ऐसा कौन सा अधिनियम है जो अच्छी सरकार के लिए जाना जाता है। ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड से, आपके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आपका क्वेश्चन है। तो 1773 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम या 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका आंसर है मित्रों 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि जब हमारा ऐतिहासिक बैकग्राउंड आप देखोगे तो आपको दो पार्ट्स में मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा आपको 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन, उसके बाद 1858 से ताज का शासन आया था और उसकी पहली प्राथमिकता थी, क्या प्राथमिकता थी, अच्छी सरकार देना, अच्छी सरकार देना। तो इसका आंसर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ क्योंकि संविधान सभा पहले संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, तो संसद के रूप में कब से इसका आविर्भाव हुआ था, बताइए तो आप लोग। 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 18 फरवरी 1950। तो हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और अब यहां पर संविधान सभा का कोई कार्य नहीं बचता है। तो अब हमारी जो संविधान सभा थी अब वो किसमें, अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। तो जैसे हम देखेंगे, जब हम संविधान सभा को पढ़ते हैं तो देखेंगे कि संविधान में कई समितियां बनाई गई थी, तो उसी में से एक थी प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, जिसके हेड कौन थे, इसके हेड थे भीमराव अंबेडकर जी। तो जो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, तो 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। बताइए क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को जो हमारी प्रारूप समिति थी उसको नियुक्त किया गया और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, इसके अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाए गए, भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। प्रश्न गौर से पढ़िएगा, कुल नहीं पूछिए, यहां पे पूछा है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो अध्ययन हेतु कितनी समितियां, टोटल कितनी समितियां नियुक्त की थी, ये आपको देखना है। तो ऑप्शन है ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 16। बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। याद रखना, आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। यहां पर पूछा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, और हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, हमें याद रहता है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन और हम यहां पर मुंबई लगा के
चले आते हैं। क्या करते हैं? मुंबई लगा के चले आते हैं। यहां से आपसे पूछा जा रहा है संविधान सभा का, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हम देखेंगे ये कहाँ हुआ था, दिल्ली में। तो आपका जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है, जब पहले दिन बैठी थी, कब बैठी थी पहले दिन? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी। इसी दिन आपके जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। क्यों चुना गया था? क्योंकि ये उस समय सभी सदस्यों में सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ऑप्शन ये है बंगाल, ऑप्शन बी चेन्नई, सी बॉम्बे या डी संयुक्त प्रांत। तो आप देखोगे बंगाल प्रांत जो था, बंगाल प्रांत का 905 में विभाजन हो गया था, ठीक है। और उसके बाद चेन्नई, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत, तो जो आज का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये इन सबसे मिलकर संयुक्त प्रांत बनता था। तो ये काफी बड़ा क्षेत्रफल और काफी जनसंख्या वाला प्रदेश था। तो सबसे ज्यादा कहां से लिए गए थे? संयुक्त प्रांत से। तो जो प्रतिनिधि सबसे अधिक थे वो कहां से थे? संयुक्त प्रांत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन देखिए आप, महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर और डी बाल गंगाधर तिलक। तो आप ये तीन नाम देखोगे तो ये तो इस समय इतने सक्रिय ही नहीं थे। आप महात्मा गांधी जी की बात करिए, आप जवाहरलाल नेहरू की बात करिए, आप बी आर अम्बेडकर की बात करिए, तो ये उस समय इतने सक्रिय ही नहीं थे, ठीक है। तो यहां बच जाता है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक जी। इन्हीं ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इन्हीं ने सबसे पहले 1895 में संविधान सभा की मांग की थी। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप बाकी तीन जानते हैं तो चौथा अपने आप निकल आता है, आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी देखिए, जो आप नहीं बन रहे होते हैं एकदम से वो बन जाते हैं। अगला है, निम्न में से किस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी? निम्न में से किस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी? बताइए। ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1958, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1833। तो हम देखते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट करी थी। लॉर्ड कैनिंग ने आपकी पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट करी थी, और कब करी थी? 1860 में। और इसका अधिनियम कहां है? मिलेगा आपको भारत परिषद अधिनियम 1861 में। भारत परिषद अधिनियम 1861 में इसका प्रावधान आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है 10, नंबर 10, किस अधिनियम में पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया? तो किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को, जो वायसराय की मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स होती थी, तो उसमें जोड़ने के लिए जो कार्यकारिणी होती थी एग्जीक्यूटिव, तो उसके लिए पहली बार कब प्रावधान किया गया था कि कोई भारतीय भी वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य होगा? तो ऑप्शन ये है भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1909। तो हम देखते हैं सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा पहले सदस्य कौन थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी, जिनको विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। और कौन से अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1909। इसे और किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम। और इसी में हम देखेंगे तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की सबसे पहले शुरुआत यहीं से देखने को हमें मिलेगी, ठीक है। अगला है 11, निम्न में से किस सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाता है? तो अभी हम बात कर रहे थे सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की, जो 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा जो प्रावधान किए गए। और उसके बाद यह, इसमें थोड़ा सा नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि मार्ले मिंटो में इसका प्रावधान किया गया था, तो किसे कहेंगे? लॉर्ड मिंटो को। किसे कहेंगे हम? लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि 1909 में
लॉर्ड मिंटो मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम आए थे उसी के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द्वैध शासन की शुरुआत आपको देखने के लिए मिलेगी, द्वैध शासन की शुरुआत। तो ऑप्शन है ए 1935, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1909। तो एक तो है भारत शासन अधिनियम 1935, बी है भारत शासन अधिनियम 1892, सी 19 और डी 9। तो हम देखते हैं 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। लेकिन 1935 में इस द्वैध शासन व्यवस्था को प्रांतों से हटा दिया और केंद्र में लागू कर दिया गया। तो यहां क्या पूछा है? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था। कहां पूछा है? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था। तो हमें याद रखना है केंद्र में पूछ रहे हैं या राज्य में पूछ रहे हैं। ये सिली मिस्टेक्स बहुत भारी पड़ जाती हैं, एक एक नंबर से जिनका सिलेक्शन रुकता है आप उनसे पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। राज्य सचिव का नया कार्यकाल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो जो राज्य सचिव है, तो राज्य सचिव क्या होता था? 1858 के बाद जब ताज ने अपना शासन संभाल लिया तो एक राज्य सचिव को नए पद को सृजित किया गया। मान लीजिए वो एक मंत्री परिषद का एक मेंबर ही था, लेकिन वो राज्य सचिव के कारण वो भारत के सभी मैटर्स को देखता था। तो जो राज्य सचिव का कार्यकाल है वो किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन ये है चार्टर अधिनियम 1833, भारत शासन अधिनियम 1858, सी भारत शासन अधिनियम 1919 या डी 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। तो हम देखेंगे 1858 का जब भारत शासन अधिनियम आया, ताज ने शासन को अपने हाथ में ले लिया, तो वहां पर एक भारत सचिव का एक नया पद देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को दी गई? तो विधान परिषद, अभी तक क्या था कि जो गवर्नर जनरल है उसको अगर अध्यादेश जारी करना है तो उसको विधान परिषद की सहमति लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या प्रावधान कर दिया कि अब बिना सहमति के भी अध्यादेश जारी कर सकता था। तो कौन से अधिनियम द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका आंसर है 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इस अधिनियम द्वारा वायसराय को, अब वायसराय था या फिर इसको गवर्नर जनरल कह सकते हैं, जो वायसराय था, वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। और पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो जो वायसराय थे उनको बिना सहमति की, किसकी? विधान परिषद के भी अब वो अध्यादेश जारी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था? तो अब हम देखेंगे संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। हम देखते हैं 1773। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट से क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट से क्या होता है कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। कहां की जाती है? कलकत्ता में 1774 में। लेकिन आपसे यहां पर संघीय न्यायालय की स्थापना पूछ रहा है। याद रखिए संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था कौन से अधिनियम में किया गया था? तो इसका किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। और पहला संघीय न्यायालय कब बना था? 1937 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई? प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, यहां पर आपको बहुत ध्यान देना है। यहां पर पूछा है प्रत्यक्ष चुनाव की नहीं पूछी है, सिर्फ चुनाव की नहीं पूछी, यहां पर पूछा है आपसे कि प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909। तो चुनाव की शुरुआत तो पहले हो चुकी थी, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली को क्या किया गया था? लागू किया गया था और इसके लिए शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो जो हिंदी भारत का संविधान था, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा गया। तो जो हिंदी का सुलेखन किया था वो आखिर किसने किया था? ऑप्शन देखिए आप। पहला ऑप्शन है नंदलाल बोस, ऑप्शन बी
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, और ऑप्शन डी है बसंत कृष्ण वैद। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बसंत कृष्ण वैद। बसंत कृष्ण वैद। तो जो बसंत कृष्ण वैद जी थे, उन्होंने भारतीय संविधान के संस्करण का हिंदी सुलेखन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई अगस्त 1946 में हुए संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस द्वारा प्राप्त सीटों की कुल संख्या। यहां पर कुछ एरर है, यहां जुलाई, यहां होगा जुलाई, ये अगस्त को यहां से आप काट दीजिए। जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा के चुनावों में कांग्रेस द्वारा प्राप्त सीटों की कुल संख्या थी। तो कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी? जो किसके लिए? संविधान सभा के लिए इलेक्शंस हुए थे। कब? जुलाई 1946 में। बताइए कितनी सीटें मिली थी टोटल? 208। कितनी मिली थी? 208। तो 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। किसके लिए? संविधान सभा के जो इलेक्शंस हुए थे उनके लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं की संख्या कहा था? ये हिंदुओं की सभा, यहां पर सभा वर्ड ज्यादा उचित होगा। हिंदुओं की सभा कहा था। क्या कहा था? सभा कहा था कि ये कोई संविधान सभा नहीं है, अपितु एक हिंदुओं की सभा है। किसने कहा था? बताइए। विंस्टन चर्चिल, ग्रानविल ऑस्टिन, नसरुद्दीन अहमद, विस्काउंट साइमन। बताइए किसने कहा था? इसका आंसर है विंस्टन चर्चिल ने। तो जो चर्चिल साहब थे, उनने क्या कहा था कि भारतीय संविधान सभा कोई संविधान सभा नहीं है, अपितु यह हिंदुओं की एक सभा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो जो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? ड्राफ्ट बनाए थे। तो जो पहला प्रारूप था, पहली ड्राफ्टिंग थी, वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है बी एन राव, या ऑप्शन डी है एस एन मुखर्जी। बताइए आप लोग क्या हो सकता है इसका आंसर? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एस एन मुखर्जी। क्या है? एस एन मुखर्जी। तो एस एन मुखर्जी साहब ने हमारे संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार उप समिति के प्रमुख थे? तो कई समितियां बनाई गई थी और कई समितियों की उप समिति भी बनाई गई थी। तो एक थी मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी, तो उसके उप समिति के जो अध्यक्ष थे या प्रमुख थे वो कौन थे? तो हम देखते हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर कौन सी समिति के थे? बताइए। बी आर अम्बेडकर कौन सी समिति थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है। जे बी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये राज्यों से संबंधित समिति। एस सी मुखर्जी, ठीक है, जो कि उपाध्यक्ष थे, और जे बी कृपलानी। तो हम देखते हैं कि जो जे बी कृपलानी साहब थे वो मौलिक अधिकार की उप समिति के प्रधान या अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाएगा? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है क्या? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया, 4 सिंहों वाली मूर्ति से बना है। ठीक है। तो इसको कब रिकॉग्नाइज किया गया था, कब अपनाया गया था? बताइए। 22 जुलाई 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जून 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को। तो इनमें से कुछ डेटें आप देख पा रहे होंगे। जैसे 15 अगस्त 1947, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हम क्या हुए थे? आजाद हुए थे। 22 जुलाई 1947 दिन क्या हुआ था? हमने अपने तिरंगे झंडे को क्या किया था? अपनाया था। 26 जनवरी 1950 इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। और 24 जून 1950, ये थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्र प्रतीक है, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, 4 सिंहों वाली आकृति का, तो उसको हमने कब अपनाया गया था, कब रिकॉग्नाइज किया था? ठीक है। तो ऑप्शन ये देखो, 22 जुलाई 1947। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन तो हमने अपने जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है उसको हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाया था। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 इस दिन तो हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947, इस दिन हम आजाद हुए थे। तो ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम आजाद हुए थे उसी दिन हमने क्या किया था? अपने जो राष्ट्रीय प्रतीक है, सारनाथ से लिए अशोक स्तंभ से लिया गया जो हमारा राष्ट्र प्रतीक है, 4 सिंहों वाली आकृति का, उसको हमने रिकॉग्नाइज किया था, अपनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
डोमिनियन विधायिका के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो यहां पे पूछा है डोमिनियन विधायिका के रूप में, ना कि संविधान सभा में। ठीक है, ये पूछा है आपसे विधायिका के रूप में। तो जो संविधान सभा है तो उसकी डोमिनियन विधायिका मतलब विधायिका के रूप में वह पहली बार कब बैठी, वह पहली बार कब बैठी? ठीक है, तो 17 अप्रैल 1952, 9 दिसंबर 1946, 3 जून 1947 और 17 नवंबर 1947। तो हम देखते हैं ऑप्शन डी, 17 नवंबर 1947 के दिन हमारी जो संविधान सभा है वो डोमिनियन विधायिका के रूप में उसकी पहली बैठक हुई। हम देखते हैं जब संविधान सभा की बैठक एज अ संविधान सभा होती थी तब इसकी अध्यक्षता करते थे माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, और जब इसकी विधायिका के रूप में होती थी बैठक तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीबी मावलंकर साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखो, भारत की संविधान सभा के सबसे उम्रदराज सदस्य कौन थे? ये मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि अगर इसी में चर्चा हुई थी कि उम्रदराज सदस्य, तो महात्मा गांधी जी कट कर दीजिए। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी और जेएल नेहरू जी। ठीक है, तो जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1946 को जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था माननीय सच्चिदानंद सिन्हा को, वही हमारी संविधान सभा के सबसे उम्रदराज सदस्य थे। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम। अंतिम क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये कह रहे हैं कि पार्टीशन के बाद 1947 में हमारा पार्टीशन हो गया, तो संविधान सभा 1947 के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी बची हुई थी? ठीक है, तो आप बताइए कितनी बची होगी? 389, 296, 299 या 229? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 229। ठीक है, तो आज तो ये हमारे 25 प्रश्न हो गए। कल हम फिर से दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको, अगर प्रश्न था, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जो इसके आगे होगी, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।